नमस्कार साथियों, मैं आमेंद्र सिंह वत्स पुनः आप सभी साथियों का एक्सीलेंट टेक्निकल अकादमी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता होगा, कल हमने प्रागैतिहासिक काल का एक क्लास लेकर के आप सभी लोगों को समझाए थे। आज हम पुनः उसी पर कुछ आए हुए प्रश्न जो पिछले वर्ष आ चुके हैं अलग अलग स्टेट्स की परीक्षाओं में, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं और देखिए वो प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं और इनको हम सॉल्व करके भी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाएं। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ये प्रश्न है। कोपेनहेगन, पहले तो जान लो कहाँ है ये। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, आप सभी को पता होगा। वही ये संग्रहालय है और वहाँ जो सामग्री रखी गई है उसके आधार पर पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युगीन सभ्यताओं के आधार पर, युगीन युग के आधार पर जो साक्ष्य मिले हैं उनका विभाजन किया गया है। तो कह रहा है किसने किया, तो ऑप्शन में है जी थॉमसन, टेलर, लुबाक और चाइल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा थॉमसन। जी हाँ, इनका पूरा नाम जर्गेसन थॉमसन है। ये क्रिश्चियन रहे हैं। इन्होंने इतिहास को, जो प्राचीन इतिहास को, कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है उसको इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। जबकि मैंने कल पढ़ाया था कि प्राचीन भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते समय इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। ऐतिहासिक काल मैंने बताया था 3 पार्ट में इतिहास को बांट करके अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिपियों का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था इसका मतलब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो पढ़ना कैसे जानेंगे, तो पढ़ना भी नहीं जानते थे। केवल पाषाण युग का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपियों का आविष्कार तो हुआ है, लिपि मिलकर साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन दुर्बोध होने के कारण उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में मैं बताया कि लिपियों का आविष्कार हुआ है, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, अपने तरह तरह के साहित्य लिख रहे हैं। तो कहने मतलब साहित्यों, ग्रंथों से जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जर्गेसन थॉमसन। जी हाँ, जे थॉमसन आपको कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की परीक्षा 2006 में पूछा भी जा चुका है। निचले पूर्व पाषाण काल, इसी को बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल मतलब मध्य पूरा पाषाण काल, और ऊपरी एवं पाषाण काल, इसका मतलब उच्च पूरा पाषाण काल। तो इन तीनों में तो कोई आंसर है नहीं, तो कौन सा आंसर होगा? मध्य पाषाण काल। कल मैंने आपको बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है, पहले तो प्रागैतिहासिक काल, जो प्रागैतिहासिक काल है मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक काल में किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण काल या पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल का अध्ययन करते हैं या युग का अध्ययन करते हैं, है ना। मैंने बताया कि पाषाण काल या पाषाण युग को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हमने यही बताया था। और फिर मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन थे वो? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल हिम युग में बीता। हिम युग में प्लास्टियोसीन एज में बीता। कहने का मतलब है पूरा पाषाण काल, चाहे वो निम्न पूरा पाषाण काल रहा हो, चाहे मध्य पूरा पाषाण काल रहा हो और चाहे उच्च पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण काल में धरती का एक बहुत बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था, केवल और केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को छोड़कर। कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को छोड़ करके जो ऊंचाई वाले भाग थे वो बर्फ से ढके थे। उच्च पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या है? मध्य पाषाण काल आता है। उच्च पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? मध्य पाषाण काल आता है। और मध्य पाषाण काल के बीच में ही इंसान को ज्ञात होता है पशुपालन कैसे किया जाए। कहने का मतलब मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी क्या? पशुपालन। और मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको एक मिनट, अगर मैं इसको पेज अलग ले लूं, अगर मैं बताऊं कि मध्य पाषाण काल में हमने कल जब आपको मध्य पाषाण काल में हमने बताया कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, हमने बताया था मध्य पाषाण काल में ही अगर पशुपालन के साक्ष्य मिले तो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो वो है, मैंने बताया कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा जिला और यहाँ एक बागौर स्थल है। बागौर नाम के स्थल पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ? राजस्थान के बागौर में। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, अगला चलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से? ऑप्शन सराय नाहर है, दमदमा है, महादहा है, लंघनाज है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से निकले हैं। दमदमा, महादहा और सराय नाहर, ये तीनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले में है ना? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला अमेठी जिला और इलाहाबाद जिले के बीच में पड़ता है ना। पहले क्या होता था, जब अमेठी का निर्माण नहीं हुआ था तो हम लोग डायरेक्ट सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ पहुंचते थे, लेकिन जब से अमेठी नया जिला बन गया है तब हमें क्या है, अमेठी में एंट्री करना पड़ता है सुल्तानपुर से, फिर प्रतापगढ़ एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सराय नाहर, दमदमा और महदहा ये तीनों पुरातात्विक स्थल है और तीनों प्रतापगढ़ में है। आपको मैं बता दूं, महादहा से जो स्थल मिले हैं, यहाँ हड्डी और सींग के कुछ उपकरण मिले हैं। हड्डी और सींग से निर्मित वस्तुएं मिली हैं। कहाँ से? महादहा से। ठीक है, हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, जबकि दमदमा से, देखिए दमदमा में 5 साल तक खनाई की गई, खनन किया गया और 41 समाधान मिले थे, जिसमें 5 समाधान तो ऐसे थे, कहने का मतलब 5 कब्र ऐसे थे जिसमें युगल 100 मिले हैं। युगल 100 का मतलब जोड़े में 100 मिले हैं, जबकि एक समाधान ऐसा रहा, एक कब्र ऐसी रही
जिसमें एक ही कब्र में 3 कंकाल दफनाए गए थे, 3 कंकाल दफनाए गए थे। महादहा से, ठीक है, सॉरी दमदमा से, क्योंकि सराय नाहर भी प्रतापगढ़ में है और सराय नाहर से जो कब्र मिली है उसमें एक ही कब्र में 4 कंकाल दफनाए गए हैं, एक ही कब्र में 4 कंकाल दफनाए गए। कहाँ से? सराय नाहर से। 3 वाला जो है 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। महादहा से क्या मिला है? महादहा से हड्डी एवं सिंह के उपकरण मिले, ठीक है। तो आपने देखा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। 4 की बात किया जाएगा सराय नाहर से। महादहा से क्या मिला है? हड्डी और सींग का उपकरण मिला है, ठीक है। तो स्पष्ट हो गई होंगी चीजें ना। कहाँ है ये तीनों स्थल? सराय नाहर, दमदमा और महादहा का है? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कहाँ है? देखिए वो स्थान है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। मैंने अभी बताया था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य पहली बार मिले हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर में। बागौर कहाँ है? बागौर राजस्थान में है। और फिर मैंने बताया कि आदमगढ़ कहाँ? आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ है, जहाँ दोनों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त किए गए। किस युग के? मध्य पाषाण काल युग के, ठीक है, मध्य पाषाण काल युग के। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप चीजों को समझ पा रहे हैं ना। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, शिवालिक पहाड़ियाँ है, नल्लामाला पहाड़ियाँ है और नर्मदा घाटी है। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी। जी हाँ, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है। वहाँ हथनौरा नामक एक पुरातात्विक स्थल है। वहाँ से सबसे पहले मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश। वैसे तो मध्य प्रदेश के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। मध्य प्रदेश में जो आज हम हिंदी पढ़ते, उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई थी। महू जनपद रहा है, सूरसेन महू जगह रहा है। सूरसेन आज जनपद कहलाता है, सूरसेन। सौरसानी हिंदी वहीं से निकली है ना। तो नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी से ही मानव के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए कल मैंने पढ़ाया था, कल के लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया था और यूपीपीएससी 2007 की परीक्षा में पूछा गया, मुख्य परीक्षा में पूछा गया। तो सारे आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है, इनको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? लोथल है, मेहरगढ़ है, हड़प्पा है, मुंडीगाक है, ठीक है। इस ऑप्शन में 2007 के अनुसार अगर हम देखेंगे मेहरगढ़, लेकिन नवीनतम जो खोज हुई है, जो अभी हाल ही में खोज हुई, कहने का मतलब अब जब आंसर सही होगा तो मेहरगढ़ सही ना हो करके लहुरा देव सही होगा। लहुरा देव सही है। और ये कहाँ है? संत कबीर नगर जिला है। संत कबीर नगर जिला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ लहुरा देव है। और यहाँ 9000 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लहुरा देव से, ठीक है। आपको मैं बताते चलूं, जब लहुरा देव के बारे में पता नहीं चला था, जब लहुरा देव के साक्ष्य के बारे में पता नहीं चला था, तब उसके पहले मेहरगढ़ सही आंसर हुआ करता था। कहने का मतलब मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कब? जब लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। लेकिन
मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य नहीं मिले थे, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य मिले थे। प्राचीनतम साक्ष्य उसके पहले जब लहुरा देव से साक्ष्य नहीं मिले थे, उसके पहले इलाहाबाद के कोली डिहवा से चावल के साक्ष्य जो 6500 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं, वहां से मिले थे। ठीक है, तो जब भी अब आएगा कि बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपको लगाना है लहुरा देव। प्रश्न आए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में चावल के साक्ष्य कहां से सबसे पहले मिले हैं, तो तब भी आपको लहुरा देव मिला लगाना है। गेहूं का आएगा तो हम मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए, धौलावीरा, कालीबंगा, किली गुल मोहम्मद और मेहरगढ़। यही देखो, कृषि, जहां कृषि आया वहां जीवन में अस्थायित्व आ गया। जहां कृषि आया और जब कृषि आया तब से जीवन में अस्थायित्व आया। तो कहने मतलब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जहां से मिले वहीं से जीवन के अस्थायी होने के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाएगा, मेहरगढ़ की जगह आप लहुरा देव कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में है नहीं, ये सब पुराने क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यही सही है आंसर ना, लेकिन नए में आपको चेंज करना है क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। पहले क्या आंसर सही था, अब क्या आंसर सही होगा, ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती है ना। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में अलेक्जेंडर कनिंघम है, मार्टिमर व्हीलर है, जॉन मार्शल है, जेम्स प्रिंसेप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के बारे में जानते होंगे, इन्होंने अशोक की जो लिपि है उसको सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था। अशोक का जो अभिलेख है उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं हैं, खास करके एसएससी की परीक्षा, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के लिए तो है ही है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सेंट्रल के लिए भी इंपॉर्टेंट होते। तो इसमें से ये भले मध्य प्रदेश में पूछा गया है, लेकिन एसएससी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। ठीक, मेहरगढ़। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों की प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, है ना। तो बीएस वाकंकर है। इसके सही आंसर क्या है? बीएस वाकंकर है। ठीक है, जिन्होंने भीमबेटका गुफा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को पहली बार देखा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो मैं बताया बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है और वहां पे मानव के साथ ना कुत्ते के भी कंकाल मिले हुए हैं। ठीक है, ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर से दो 9 पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल मिले। एक तो बुर्ज होम है, एक है दूसरा क्या है, गुफ कराल है। गुफ कराल, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, बुर्ज होम से ही गर्त आवास भी मिले हैं। क्या मिले? गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब हुआ कि गड्ढा बना करके लोग रहते थे। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में
लोग गड्ढा बना करके रहते थे, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। और दूसरा साक्ष्य आपने देखा है कि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला हुआ है, ठीक है। और मैं दूसरा बताऊं, वही है गुफ कराल भी है, गुफ कराल, ठीक है। गुफ कराल नामक जो पुरातात्विक स्थल है, कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। कल मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर से दो पुरातात्विक, नौ पाषाणिक पुरातात्विक स्थल कौन कौन, कौन कौन, बुर्जहोम और गुफ कराल। तीसरा मैंने बताया था बिहार के सारण जिला, बिहार के सारण जिला से चिरांद नामक एक पुरातात्विक स्थल है। चिरांद नामक पुरातात्विक स्थल भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? बिहार से। तो बिहार के सारण जिला में है, सारण जिला वहीं जहाँ छपरा है वही सारण है, तो सारण जिले में ही छपरा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बलिया और सारण के बीच में एक नदी सीमा बनाती है, उसका नाम है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी सीमा बनाती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से विभाजित करती है। कौन नदी? घाघरा नदी, सारण जिला और बलिया को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान क्या है? अभी मैंने बताया था, वही रिपीट हो रहा है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला और वहां स्थित आदमगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल, ठीक है। तब वही है, फिर वही हमें लगता है रिपीट हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो BS वाकणकर। चलो बता देते, भीमबेटका जो गुफा है ना, वहाँ चित्रकारी बहुत खूबसूरती से हुई है। आप देखोगे, आप गूगल पे सर्च करके उसके इमेज पे जा करके देख सकते हो कितनी खूबसूरती से हुई है, और इतना पुराना हो गया है, आज भी वैसे का वैसा बना हुआ है ना। और इसीलिए भीमबेटका की गुफाओं की जो चित्रकारी है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में डाल दिया गया, विश्व धरोहर की सूची में डाल दिया गया है ना। वही है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। चलो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, आपको पता चल गया। निम्न में से किस स्थल से, ये दोबारा रिपीट हो गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल समाधान से प्राप्त हुआ है? आपको आंसर बताना है। तो बुर्जहोम, रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो रहा है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं? इसमें कोई आंसर नहीं है, तो आंसर किसका क्या हो जाएगा? लहुरा देव। कहाँ है? संत कबीर नगर, लहुरा देव, संत कबीर नगर। एक वन अभयारण्य है संत कबीर में, बखीरा, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। वही है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? दमदमा से, ठीक है। इसका सही आंसर दमदमा होगा, रिवाइज करा दे रहा हूं। सराय नाहर से कितने मिले हैं? 4। दमदमा से कितने मिले हैं? 3, ठीक है, दमदमा। और महादहा से क्या मिला है? हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले, ठीक है। अगला बस वही है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? फर्गुसन थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? आप बताओगे? मध्य पाषाण काल में। ये क्वेश्चन है, संयोग बस ये रिपीट हो गया था 2 बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो गया। तो ये वो प्रश्न हैं जो प्रश्न कल के पढ़ाए हुए लेक्चर पे आधारित थे।
कहने का मतलब जो कल मैंने पढ़ाया था उससे जो मिलते जुलते प्रश्न आए हमने उनको कराया। बाकी आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ करके आप लोगों की समक्ष आए, हम और बेहतर करें। समय जैसे जैसे बीतेगा हम आप लोगों की मोटिवेशन से, आप लोगों के द्वारा जो लाइक्स हैं, सब्सक्रिप्शन हैं, इसके आधार पर हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार फिर से कह रहा हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं कल। ठीक है, नमस्कार।